दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में समझेंगे। आखिर क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके फंक्शंस क्या है और इससे रिलेटेड तमाम फैक्ट्स को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बताने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मैं बता दूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। ये एग्ज़ाम करवाती है। लेकिन किसका एग्ज़ाम? तो देखिए, ब्रिटिश राज में एक सर्विस हुआ करता था जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है। यही सिविल सर्विस को आज के टाइम पे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस कहते हैं। एक सर्विस होता था जिसे पुलिस सर्विस कहा जाता था। आज इसी सर्विस को हम आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। ब्रिटिश राज में एक सर्विस होता था जिसे फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता था। आज इसी फॉरेस्ट सर्विस को हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा ब्रिटिश राज में कुछ सेंट्रल सर्विस हुआ करती थी। सेंट्रल सर्विस जो फेडरल का सर्विस होता था, यानी फेडरल सिविल सर्विस होता था या सेंट्रल सिविल सर्विस कह सकते हैं। आज इसी को हम सिविल सेंट्रल सर्विस कहते हैं, सेंटर की सर्विस। तो पहले ये तमाम जो जो फील्ड होते थे या सर्विस होते थे, इन तमाम सर्विस का अपना अपना खुद का एग्ज़ाम होता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कहा गया कि इन तमाम सर्विसेज का एक रिक्रूटिंग एजेंसी द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाएगा और वही रिक्रूटिंग एजेंसी को हम पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। आगे चल कर आज़ादी के बाद यही पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। और यही यूपीएससी तमाम ये जो पोस्ट है, ये जो ऑफिसेज है, इनके रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर सर्वेंट्स को, ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए एग्ज़ाम करवाती है। तो आइए हम यूपीएससी को ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं पहले कुछ बेसिक सर्विसेज से और फिर उसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो ये इंडियन सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट लाने का क्रेडिट जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सर्विस के ये कॉन्सेप्ट को लाया था। और शुरुआती समय में जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे, इन्हें कैसे रिक्रूट किया जाता था? तो इन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता था बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया के कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं लोग जिसको भी रिक्रूट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, उन्हें सिविल सर्वेंट बनाया जाता था। और एक बार रिक्रूट होने के बाद में इनकी ट्रेनिंग होती थी हेल्बरली कॉलेज लंदन में। हेल्बरी कॉलेज लंदन में। अब यही प्रथा चल रहा था लंबे समय से। लेकिन आगे चलकर 1854 में एक कमीशन बनती है जिसके हेड थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की इस कमीशन ने कहा कि भैया, ये जो सिविल सर्विस है हमारी, इसे मॉडर्न लाइन पे हमें डेवलप करना चाहिए। हैंस जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट करने के बदले उनका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए और एग्ज़ाम के थ्रू मेरिटियस जो भी स्टूडेंट होंगे उन्हें इस सर्विस में हमें लेना चाहिए। 1854 में ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की कमीशन ने ये कहा। और उसी टाइम पर 1854 में ही अब एग्ज़ाम करवाना है तो एग्ज़ाम के लिए आपको कमीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कमीशन बनाई जाती है जिसे कहा जाता है सिविल सर्विस कमीशन। अब ये सिविल सर्विस कमीशन का काम था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाए और सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करे। 1854 में इसे बनाया जाता है और 1855 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रथा शुरू हो जाती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में रिक्रूट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम केवल लंदन में होता था और इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए मिनिमम एज 18 था और मैक्सिमम एज 23 था। सिंस लंदन में एग्ज़ाम होता था और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, देखिए मैक्सिमम सिर्फ 23 तक होता था, तो इसलिए इंडियंस लोग इस एग्ज़ाम को देने में सफिशेंट ही नहीं हो पाते थे। मतलब वो कैपेबल नहीं हो पाते थे। जब तक वो उतना मेच्योर होंगे तब तक उनका एज निकल जाता था। और लंदन में होने की वजह से कई इंडियंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। लेकिन इतने कठिनाइयों के बावजूद भी 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर, उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया और वो फर्स्ट इंडियन बने इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में
को क्रैक करके इसमें सिविल सर्वेंट बनने में वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इनटू दिस सर्विस। और उसी टाइम से इंडिया के जितने भी उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग किया कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम केवल लंदन में नहीं होना चाहिए, इंडिया में भी एग्ज़ाम होए। तो उसी डिमांड के बेसिस पे 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री किया कि ठीक है अब से ये एग्ज़ाम हम इंडिया में करवाएंगे। और जब 1919 में एक्सेप्ट किया, 1922 से ये एग्ज़ाम इंडिया में होना शुरू होता है। अब जो पहला प्लेस जहाँ पर इंडिया में ये इसका सेंटर हुआ था वो इलाहाबाद था। सबसे पहले केवल इलाहाबाद में एग्ज़ाम होता था, उसके बाद में दिल्ली में भी सेंटर पड़ने लगा और फिर देखते देखते इंडिया के अलग अलग जगह पे होने लगा। लेकिन लंदन में जो एग्ज़ाम हुआ करती थी वो आज भी कंटिन्यू था, वो लंदन में सेंटर अभी भी पड़ता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने सिविल सर्विस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, इसीलिए हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, बिकॉज इन्होंने ही सिविल सर्विस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। और यही सिविल सर्वेंट्स को आज आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस ऑफिसर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन पुलिस सर्विस। आज जो आप आईपीएस है, ये आईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, पहले भी पुलिस सर्विस में जो भी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था वो नॉमिनेट किया जाता था बाय द मेंबर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रोसीजर को इस्टेब्लिश किया गया था और एग्ज़ाम करवाया जाने लगा। पहली बार एग्ज़ाम इंग्लैंड में ही होता है और ये शुरू होता है 1893 से ये प्रथा शुरू हुई। लेकिन शुरुआती दौर में इंडियंस लोग इसमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इंडियंस का एंट्री शुरू होता है लगभग 1920 से, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियंस का जो एंट्री हो रहा था वो बहुत ही कम नंबर्स में हो रहा था। दो कमीशन है, एक है इस्लिंगटन कमीशन और दूसरी है ली कमीशन। ये दोनों ही कमीशन ने कहा था कि भैया इंडियंस का एंट्री पुलिस सर्विस में ज़्यादा होना चाहिए, हमें इंडियन के नंबर्स को बढ़ानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कभी उनके रिकमेंडेशन को उतनी सीरियसली लिया नहीं इस पॉइंट पर जो उनका रिकमेंडेशन था, और इसीलिए इंडियनाइजेशन ऑफ पुलिस सर्विस आपको बहुत कम ही दिखाई देगा। आज यही सर्विस को पहले पुलिस सर्विस कहा जाता था, आज इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस कहा जाता है। ब्रिटिश राज में एक और सर्विस है जो फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता था। आज इसी को आप IFOS कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये फॉरेस्ट सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट था? ब्रिटिशर्स के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। वो फॉरेस्ट को रिज़र्व करते थे, फॉरेस्ट के जितने भी वहाँ से रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ख़ास तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बनाया था 1864 में। तो 1864 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटअप किया था, और यही डिपार्टमेंट में अब काम करने के लिए तो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दिया जाता है 1867 से। तो 64 में डिपार्टमेंट बनाया और इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, तो रिक्रूट करने के हिसाब से 1867 से इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। शुरुआती दौर में 1867 से लेकर 1885 तक के टाइम पर ये जितने भी फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स थे उन्हें फ्रांस और जर्मनी में ट्रेनिंग दिया जाता था। 1886 से लेकर 1905 तक अब इन्हें लंदन के कूपर हिल्स जगह है, कूपर हिल्स में वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाने लगा। और 1905 के बाद में इंडिया में भी ये इनकी ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई थी। आज़ादी के बाद में तुरंत इसे कंटिन्यू नहीं रखा गया था, जैसे कि सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस को कंटिन्यू किया गया। कुछ समय के लिए ये बंद हो चुका था ये सर्विस में ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, और आज़ादी के बाद हमने जब फिर से इसे स्टार्ट किया वो था ईयर 1966 में अंडर द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1966। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के तहत इसे फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया और कंटिन्यू किया 1966 से। आज आपको पता होगा कि जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, और यूपीएससी एक सेपरेट एग्ज़ाम लेती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले लोगों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन अगर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम आप देखेंगे, यूपीएससी जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम लेता है उसमें से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और जो इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स बच गए वो सेंट्रल सर्विस में जाते हैं। सेंट्रल सर्विस में बहुत सारी होती है, जैसे रेवेन्यू सर्विस हो गया, रेलवे सर्विस हो गया, फिर इसमें आपका पोस्ट ऑफिस सर्विस हो गया, एंड सो बहुत सारी सर्विस हैं। तो यही सेंट्रल सर्विस के बारे में मैं आपको बता दूँ। हुआ क्या था, तो 1887 में
एटचिंसन कमीशन एक आती है। ये कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को कि जो टॉप की सिविल सर्विस हो गई, पुलिस सर्विस हो गई और फॉरेस्ट सर्विस हो गई, इसको छोड़ने के बाद में भी जितने सर्विस बचे हैं उन सर्विसेज को हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और उन्हें फिर डिवाइड करना चाहिए इनटू डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट कैटेगरीज में। डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर देना चाहिए। और ये ग्रुपिंग कैसा होगा, तो इंडियन इंपीरियर सर्विस, इंपीरियर सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस। ये जो इंपीरियर सिविल सर्विस ये सेंट्रल सिविल सर्विस हो गया, प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी स्टेट लेवल का सिविल सर्विस हो गया, और जो सबऑर्डिनेट हो गया वो लोअर ग्रेड का सिविल सर्विस हो गया। तो जो इंपीरियर सिविल सर्विस में ऑफिसर्स को रिक्रूट करना था, इन्हें डायरेक्टली अपॉइंट कर लिया जाता था बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना था, उन्हें रिक्रूट किया जाता था बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब तक ये सारे एग्ज़ाम्स जो हो रहे थे, देखिए सेंट्रल सर्विस में डायरेक्टली अपॉइंट किया जा रहा है। फॉरेस्ट सर्विस में देखा जाए तो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना एग्ज़ाम ले रहा है। अगर पुलिस सर्विस में देखा जाए तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन इसका सेपरेट एग्ज़ाम है। और अगर सिविल सर्विस की बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम हो रहा है, पर इसका भी सेपरेट एग्ज़ाम है। तो ये सबका अपना अपना सेपरेट होता था। लेकिन आगे चलकर ये डिमांड आया कि क्यों ना इन तमाम एग्ज़ाम करवाने के लिए हमारे पास एक ही बोर्ड होनी चाहिए, एक ही कमीशन होनी चाहिए। तो ये डिमांड सबसे पहले रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के में ये कहा गया था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 भी कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि हमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनानी चाहिए जो सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेगा। सारे एग्ज़ाम्स को वही एक ही कमीशन होगी जो तमाम एग्ज़ाम लेगी। इसके अलावा 1924 में रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विस, जिसे हम ली कमीशन भी कहते हैं, इसने भी रिकमेंड किया कि भैया हाँ, सही में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो तमाम एग्ज़ाम अकेले वही कमीशन सारे के सारे एग्ज़ाम ले लेगी। अब सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इस प्रोविज़न में लिखा हुआ था, ली कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था, तो ये दो रिकमेंडेशंस के बाद 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इंडिया में सेटअप किया जाता है सबसे पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को। इस कमीशन में उस समय 5 मेंबर हुआ करते थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन, और इसके उस समय जो चेयरमैन बनाए गए थे वो थे रॉस बार्कर। तो रॉस बार्कर पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन बने। इस पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी फंक्शंस थी, जो भी इसका फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता था, वो पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन रूल्स 1926 के तहत 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन रूल बनाया गया और उसी के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशंस के सारे फंक्शंस को रेगुलेट किया जाने लगा। आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये लिखा गया कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस पब्लिक सर्विस कमीशन को हमें डिवाइड कर देना चाहिए। इसे 2 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। एक होगी जो फेडरल यानी सेंट्रल लेवल के सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करेगी, और एक होगी प्रोविंशियल यानी स्टेट लेवल के सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करेगी। तो ये जो फेडरल के लिए हुआ वो बन गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो स्टेट के लिए बना वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। आगे चलकर यही फेडरल सर्विस कमीशन कन्वर्ट हो जाता है आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाएगा, और ये जो प्रोविंशियल है ये आज़ादी के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस बन जाएगी। स्टेट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिकमेंडेशन पे ये सारा चीज़ किया गया था। जो फेडरल सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनकर कंटिन्यू होती है, ये होता है आर्टिकल नंबर 378 के क्लॉज 1 के तहत। 378 के क्लॉज 1 में यही लिखा गया है कि वही कमीशन का कंटिन्यूएशन होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में मैं एक फैक्ट आपको बता दूं, ये कब लागू हुआ था, तो ये एनफोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। तो अब हम यूपीएससी के बारे में स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 यूपीएससी की बात करता है। अगर आर्टिकल 315 की बात करें तो सिंपली आर्टिकल 315 कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट दोनों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए।
जो नया पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ादी के बाद है उसके लिए ये आर्टिकल है 315 से लेकर 323। लेकिन जो 378 था जिसका क्लॉज 1, वो उसी कमीशन जो आज़ादी से पहले था उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट में कंटिन्यूएशन की बात करता है। तो इमीडिएट इफ़ेक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि वो कंटिन्यू कर रही थी बाय आर्टिकल 378। लेकिन आज के टाइम पर हम यूपीएससी का अगर आर्टिकल बात करें तो हम कहते हैं 315, आर्टिकल 315 बात करता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन प्लस फॉर स्टेट, ये दोनों की बात करता है। यानी यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। याद रखिएगा कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है। आर्टिकल 316 बात करता है यही पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट का और उनके टर्म ऑफ ऑफिस का, कि यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के मेंबर का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, क्या उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस होगा, ये तमाम चीज़ आर्टिकल 316 में आपको मिलेगा। 317 इन्हीं सारे मेंबर्स लोगों के रिमूवल और सस्पेंशंस की बात करता है कि इन्हें कैसे सस्पेंड किया जा सकता है या इन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा। आर्टिकल 318 बात करता है पावर टू मेक द रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स एंड द स्टाफ। यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर्स है या फिर जो स्टाफ्स है उन सभी लोगों के फंक्शंस को, उनके सर्विस कंडीशन को रेगुलेट किया जाता है बाय आर्टिकल 318। आर्टिकल 319 319 बात करता है प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ द ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ द कमीशन ऑन द सीजिंग टू बी अ सच मेंबर। यानी एक बार जब आप मेंबर नहीं रहे उसके बाद में आप ये ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। वंस आपका रिटायरमेंट हो गया उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं करेंगे और उसके बाद आपके पावर्स एंड फंक्शंस वो सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। आर्टिकल 320 बात करता है फंक्शन ऑफ यूपीएससी की। 321 बात करता है पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी फंक्शन है, जो भी पावर है, उसको एक्सटेंड करने की बात। आर्टिकल 322 322 बात करता है एक्सपेंस ऑफ यूपीएससी के एक्सपेंस कितने हैं। हम ये तमाम आर्टिकल्स को अभी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल के मेन हेडलाइन को समझते जा रहे हैं। और 323 बात करता है रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी। तो देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 315, 316, 317 और फिर बात आता है 322 और 323। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं इन स्पेसिफिक अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 14 में आर्टिकल 315 से 323 में मिलेगा। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल के तमाम सर्विसेज के लिए, सेंट्रल के सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करना इसका काम होता है, इसीलिए ये सेंटर की रिक्रूटिंग एजेंसी है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। और इंडिपेंडेंट कैसे है तो नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं इसके कुछ फंक्शंस और फीचर्स बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में फंक्शन नहीं करती है, ये गवर्नमेंट से अलग है, गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बिकॉज इसका डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब आइए एक एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशंस की। यूपीएससी के मेंबर्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या उसका स्ट्रेंथ है। तो देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई कॉम्पोजिशन, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के भरोसे छोड़ रखा है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड करेंगे कि यूपीएससी का कॉम्पोजिशन यानी स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो कभी भी 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं और 9 से कम भी नहीं होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, 9 से कम कभी मेंबर्स नहीं होते हैं, अक्सर 11 से 9 के बीच में ही रहेंगे, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ दिस यूपीएससी। ठीक है जी। सो 10 मेंबर्स एंड 1 चेयरमैन, जो अभी प्रेजेंट कॉम्पोजिशन भी यही है, 1 चेयरमैन एंड 10 मेंबर्स है। ठीक। सो द करंट स्ट्रेंथ इज़ 10 members 1 चेयरमैन, यानी टोटल 11 लोग हैं।
चेयरमैन और जो भी मेंबर्स है इनका डायरेक्टली अपॉइंटमेंट यूपीएससी इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और आज के करंट जो अभी फ़िलहाल हमारे चेयरमैन है यूपीएससी के वो है अरविंद सक्सेना। आपको पता है कि पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो रॉस बार्कर। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में जो पहली बार यूपीएससी के चेयरमैन बने, या फिर कहिए तो जो फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बने, वो थे एच आर कृपालनी। एच आर कृपालनी वॉज दी एच के कृपालनी वॉज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। देयर इज़ नो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एक्सेप्ट ये कि 1/2 यानी 50% मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी ऐसे मेंबर होने चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम किया हो। यानी जितने भी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल समझिए देयर इज़ 11 मेंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, 1 चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर्स, तो टोटल 11 मेंबर्स हैं। 11 मेंबर्स का 50% अगर देखा जाए तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम कर रखा है, और जो बच गए 5 मेंबर्स उनके लिए कुछ भी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन स्पेसिफिक किसी मेंबर्स के क्वालिफ़िकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बस सिर्फ कलेक्टिवली 50% ऑफ मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम कर रखा हो। अगर इनके सर्विस कंडीशन की बात करें तो इनके सर्विस कंडीशन को डिसाइड करने का परमिशन है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ठीक। अगर टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। तो चेयरमैन या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी दे होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। यदि यूपीएससी के मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो दे कैन गिव देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। यूपीएससी के मेंबर्स का रिमूवल का प्रोसेस क्या है, तो इन्हें रिमूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन किसी ना किसी ग्राउंड पर रिमूव किया जाएगा। तो ग्राउंड क्या है, तो देर आर 4 ग्राउंड। एक है इंसॉल्वेंट, दूसरा है एम्प्लॉयड आउटसाइड ऑफिस, तीसरा इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट दे आर अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस, एंड द फोर्थ वन इज़ मिसबिहेवियर। तो यदि ये 4 में से कोई भी ग्राउंड होगा तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकता है। लेकिन यदि मिसबिहेवियर का ग्राउंड होगा, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट जो है मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर अगर निकालना होगा तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास रेफ़र करना होगा। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करती है और देखती है कि सही में मिसबिहेवियर हुआ भी है या नहीं। यदि सही में मिसबिहेवियर हुआ होगा तो फिर वो जो भी इंक्वायरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला देगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इसने मिसबिहेवियर किया है, इसे रिमूव करो, तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट अपने डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकते। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिसबिहेवियर हमें नहीं दिख रहा है और इन्हें रिमूव नहीं करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो इनका रिमूवल बाय प्रेसिडेंट होता है 4 ग्राउंड पर, दैट इज़ इंसॉल्वेंट, एम्प्लॉयड आउटसाइड ऑफिस, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट दे आर अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस, या मिसबिहेवियर। और अगर मिसबिहेवियर का मैटर होगा तो मैटर रिफ़र किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद जो भी अपना रिकमेंडेशन देगी वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा। देन हाउ इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन मेंटेन्ड। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हुई, कैसे इसके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखा जाता है। तो देखिए कई ऐसे फीचर्स हैं जो बताता है कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसा फंक्शन करेगी, यानी वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगी। पहला चीज़, इसके मेंबर या चेयरमैन का जो भी रिमूवल होगा वो रिमूवल उसी तरीके से होगा और उसी ग्राउंड पर होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। यानी गवर्नमेंट की मनमर्जी, गवर्नमेंट की अपनी आर्बिट्री नेचर या फिर एक्शन यहाँ पर काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट है
कि प्रेसिडेंट को आपने ये पावर तो दे रखा है कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। लेकिन एक बार किसी पर्सन का रिक्रूटमेंट हो गया है, रिक्रूटमेंट होने के बाद में किसी को मेंबर बना दिया गया या चेयरमैन बना दिया गया, उसके बाद में आप उसके डिसएडवांटेज में किसी भी सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर मुझे चेयरमैन बनाया गया है यूपीएससी का, तो चेयरमैन बनाने के बाद में अब अगर आप कंडीशन ऑफ सर्विस चेंज करेंगे तो वो मेरे डिसएडवांटेज में नहीं होना चाहिए। अगर डिसएडवांटेज में होगा तो वो मेरे बाद अगर किसी और को चेयरमैन बनाया जाएगा या मेंबर बनाया जाएगा तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, मुझ पर वो अप्लाई नहीं होगा। तो हैंस मुझे प्रेसिडेंट के द्वारा भी मुझ पर कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चीज़, जो कमीशन के जितने भी मेंबर्स या चेयरमैन हैं, इनके सारे एक्सपेंस इंक्लूडिंग द सैलरी, पेंशन, सारा का सारा चीज़ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से निकलता है। ये चार्ज्ड अमाउंट होता है, यानी वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं होती है, नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कहा गया है कि भैया आप एक बार यहाँ से निकल गए यानी रिटायर हो गए, उसके बाद में यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनी वेयर एल्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट। यानी यहाँ से चेयरमैन के पद से निकलने के बाद आप कहीं और पर गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर सकते। देखिए, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो चेयरमैन को कोई लालच दे दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि भैया यहाँ से आप 65 में रिटायर होंगे, उसके बाद हम आपको दूसरी जगह कहीं नौकरी पे लगा देंगे गवर्नमेंट के अंडर। तो वो अगर मुझ में लालच, अगर वो चेयरमैन को कोई लालच मिलेगा तो चेयरमैन में भी शायद पूरी एथिक्स के साथ में यहाँ पर काम नहीं करे, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम ना करे, इस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन ना करे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए चेयरमैन को रोक दिया गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं और काम नहीं कर सकते। देन मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को ये कहा गया है कि भैया आप मेंबर के बाद में चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो बन सकते हैं अगर आपके पास उतना एज और टर्म उतना बाकी है तो। लेकिन आप ये दो जगह छोड़कर कहीं और पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़, सेम ही पद के लिए आपको फिर से रिक्रूट नहीं किया जाएगा। एक बार अगर कोई चेयरमैन बन गया है तो उसको फिर से चेयरमैन के लिए रिक्रूट नहीं किया जाएगा। एक बार वो मेंबर बन गया है तो फिर से मेंबर के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। एक ही बार आप अपॉइंट होने वाले हैं एंड दैट इज़ फाइनल। ठीक है जी। सो ये सब बताता है कि उन्हें उनकी एथिक्स को, उनकी मोरालिटी को कभी हार्म नहीं किया जा सकता और उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जब गवर्नमेंट द्वारा वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, यही तो गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूट को इंडिपेंडेंट रखता है। So these are some of the nature, these are some of the features which ensure the credibility and which ensure the independence of the commission. कमीशन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन आपको पता ही होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट सर्विस के लिए, एनडीए के लिए तमाम एग्ज़ाम्स लेती है। इसके अलावा कई पोस्ट के लिए डायरेक्टली वो इंटरव्यू करवाती है। कहीं पर वो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन, बहुत सारे लोग जो स्टेट कैडेट में काम कर रहे हैं उन्हें सेंटर में जो डेपुटेशन के लिए लाया जाएगा, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो भी यूपीएससी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन फ्रेमिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स, रिक्रूट करने के लिए रूल्स में जो कुछ भी पैटर्न बनाना है वो यूपीएससी अपने हिसाब से बनाती है। इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी केसेस होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कुछ लेना है तो वो भी लेने का पावर यूपीएससी के पास है। यानी करप्शन, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए कुछ भी अगर यूपीएससी के किसी मेंबर्स यानी कोई आईएएस आईपीएस हो गए, ऐसे लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी चार्ज यूपीएससी का हुआ करता था। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी देती है कई मैटर के ऊपर। दिस वन, द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट ने किसी मैटर के ऊपर एडवाइस मांगा है तो उस मैटर के ऊपर गवर्नमेंट को वो एडवाइस भी देती है। ना आपको पता होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1964 में और इसी के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद से यूपीएससी का डिसिप्लिनरी एक्शन पूरी तरीके से कम हो गया और ये पावर शिफ्ट हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी के पास। तो आज डिसिप्लिनरी एक्शन किसी आईएएस आईपीएस के खिलाफ ज़्यादातर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी लेती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत यूपीएससी के पास भी है।
यूपीएससी अपना रिपोर्ट क्या करती है, तो हर साल रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करवाते हैं। इस रिपोर्ट के साथ में वो एक मेमोरेंडम भी प्रेजेंट करते हैं जिसमें कहा जाता है कि यूपीएससी को कौन से रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया और कौन से रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया गया। ये समय समय पर गवर्नमेंट को कई मैटर के ऊपर रिकमेंडेशन भी देती है, तो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया, उस कंटेक्स्ट में कौन सा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया, कौन सा नहीं किया गया और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इन सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में एक मेमोरेंडम भी टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो आर्टिकल जो 323 में हमने पढ़ा था रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है। याद रखिएगा, यूपीएससी का जो भी जुरिस्डिक्शंस है, जो जो मैटर उसके अंडर में आता है, इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट को एक कानून पास करना होता है। यूपीएससी जो भी रिकमेंडेशन देती है वो केवल एडवाइजरी नेचर का होता है, कंपलसरी बाइंडिंग गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता। और यूपीएससी को कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मेरिट सिस्टम के बेसिस पे जो सबसे बहुत ही जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट को गवर्नमेंट में पुल करना, गवर्नमेंट में उसे अपॉर्चुनिटी देना, और गवर्नमेंट में टैलेंट पुल का एक तरीके से वो काम कर रही है। यूपीएससी की तरह स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। जो भी चीज़ आपने यूपीएससी में पढ़ा हूबहू सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर होता है, बस सिर्फ स्लाइटली कुछ फ़र्क है। जैसे चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट इज द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन, इन लोग कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो 6 ईयर्स या 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। इन्हें अगर रेजिग्नेशन देना है तो ये रेजिग्नेशन के लिए गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। बाकी का रिमूवल प्रेसिडेंट द्वारा ही रिमूव किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ दूसरा बात है ही नहीं। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ है। अच्छा, ये अपना रिपोर्ट किसको देगा, तो ये रिपोर्ट गवर्नर को देता है। इन लोग अपने रिपोर्ट गवर्नर को देंगे और फिर गवर्नर उसे टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करवा देगा। सो ये सिर्फ एक 4 पॉइंट है जो यूपीएससी से स्टेट पीसीएस को अलग करता है। रेस्ट ऑफ द जो भी चीज़ है वो यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का सिमिलर है। जो भी चीज़ आपने अभी तक फ़िलहाल पढ़ा यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसको एक बार बाय हार्ट कर लीजिए और आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद रिस्पेक्ट टू कोई लॉ एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस का सॉल्व करके देखिएगा, ईजिली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। यदि हेल्पफुल रहा तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, और यदि आपका कोई कमेंट हो तो वो कमेंट भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।